हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये अभी अभी 2 घंटा पहले ये न्यूज आया है। शेयर प्लेजिंग केस जो कि कोटक महिंद्रा के ऊपर चल रहा था, वहां पर एसएटी यानी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एनएससी और सीडीएसएल के ऑर्डर को खारिज कर दिया है। साफ साफ एकदम उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है और उनको साफ साफ बता दिया है कि इस मैटर में आपका कोई हक नहीं बनता है। तो डिटेल में समझेंगे कि ये मैटर पूरा क्या था और इसमें क्या इश्यूज हुए थे जिसके वजह से ये डिसीजन आया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज हैज क्वॉश्ड द ऑर्डर्स पास्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड डिपॉजिटरी सीडीएसएल अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक। यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है और सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी है, उसने कोटक महिंद्रा के ऊपर एक केस कर रखा था इन शेयर प्लेजिंग केस पर्टेनिंग टू आर्केडिया शेयर एंड ब्रोकर्स लिमिटेड। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि शेयर प्लेजिंग क्या होता है, तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि शेयर प्लेजिंग एक्चुअली किसको बोलते हैं और ये क्यों किया जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बैंक है और यहाँ पर कोई एक कंपनी है या कोई एक प्रमोटर है। इनको किसी वजह से पैसे चाहिए। इनके पास पैसे नहीं है पर इनके पास शेयर्स हैं। ठीक है, ये प्रमोटर हो सकती है, ये कंपनी हो सकती है। अभी इस केस में कौन है ये? इस केस में आर्केडिया शेयर एंड ब्रोकर्स है। इनको पैसे की जरूरत थी। इन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को बैंक में गिरवी रखा और उसके अगेंस्ट में बैंक से पैसे ले लिए। ठीक है, अब ये शेयर क्या है, बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। अब इसमें कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है कि ये शेयर जब तक आप अपना ड्यू का जो पेमेंट है, आपको जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है या इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उसमें जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करते हो, ये शेयर में बैंक वाले का कोई हक नहीं है। बैंक वाला बस इसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखेगा। पर जब आप इंटरेस्ट का डिफॉल्ट करने लगते हो, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देते हो या किसी भी तरह का ईएमआई के पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हैं, तो वहां पर बैंक के पास ये राइट होता है लीगली कि वो इन प्लेज शेयर को मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द प्लेजिंग इज ऑल अबाउट। तो जो भी प्रमोटर है उनको ये चीज का ध्यान देना पड़ता है कि अगर उन्होंने अपने शेयर को प्लेज करके पैसे लिए हैं बैंक से, तो उनको रेगुलर अपना टाइमली रीपेमेंट करते रहना पड़ेगा, वरना बैंक वो शेयर को बेच सकती है। तो यहां पर अब मैटर क्या हुआ था, आर्केडिया शेयर एंड ब्रोकर्स लिमिटेड ने कोटक महिंद्रा बैंक से शेयर को प्लेज करके कुछ लोन लिया था। और वहां पर क्या हुआ था, एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने कोई डिसीजन आया था एनएससी और सीडीएसएल का, जिसके डिसीजन को उन्होंने खारिज किया। तो ये डिसीजन कब आया था? फरवरी 2021 में। तो फरवरी 2021 में एनएससी हैड डायरेक्टेड द लेंडर, या लेंडर कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक। तो एनएससी हैड डायरेक्टेड द लेंडर नॉट टू इन्वोक द प्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज till the ownership of the pledged securities are ascertained इन द डीमैट अकाउंट ऑफ आर्केडिया स्टॉक ब्रोकर। अब यहां देखिए आर्केडिया ने कितना बड़ा गलती किया है। आर्केडिया ने यहां पर क्या किया, आर्केडिया एक ब्रोकिंग फर्म है, तो उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। किसी क्लाइंट के पास ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होगा, तो उसके शेयर को, या फिर हो सकता है कि आर्केडिया के जो प्रमोटर है उनके शेयर्स को कोटक महिंद्रा के पास गिरवी रख के आर्केडिया ने लोन ले लिया। और फिर हो सकता है कि आर्केडिया इसका पेमेंट नहीं कर पाया, तो कोटक महिंद्रा बैंक उसको बेचना चाहता था। तो एनएससी और सीडीएसएल ने कोटक महिंद्रा बैंक को कहा कि देखिए अभी तक पता नहीं है कि शेयर जो गिरवी रखा गया उसका असली ओनर कौन है, तो इसीलिए आप इस शेयर को बेच नहीं सकते। दैट वाज द डायरेक्शन जो एनएससी और सीडीएसएल ने कोटक महिंद्रा बैंक को दिया था। कब दिया था ये? फरवरी 2021 को दिया था। उसके बाद सीडीएसएल ने इंपोज किया डेबिट फ्रीज, प्रोहिबिटिंग द लेंडर फ्रॉम इन्वोकिंग द प्लेज। इन्वोकिंग द प्लेज का मतलब होता है जहां बैंक वाला ये डिसीजन लेता है कि आई एम गोइंग टू सेल द शेयर्स एंड रियलाइज माई मनी, उसको बोलते हैं इन्वोकिंग द प्लेज। तो ये ऑर्डर जब कोटक महिंद्रा बैंक को मिला इनके तरफ से, सीडीएसएल के तरफ से, तो फॉलोइंग द ऑर्डर द कोटक महिंद्रा बैंक अप्रोच द एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं? जहां पर जाके आप अपील कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, अगर ऑन फील्ड अंपायर जो है वो कोई गलत डिसीजन लेता है, तो प्लेयर्स लोग रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर के पास भेजते हैं। यानी एक तरह से वो लोग थर्ड अंपायर से अपील करते हैं कि देखिए इन्होंने तो गलती की, आप अच्छा से देख के बताइए। तो वैसे ही एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये एक ऊपर का सोर्स है, ऊपर का एक कोर्ट के जैसा है, जहां पर
ये कोटक महिंद्रा बैंक ने अपील किया कि देखिए मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। फिर बाद में ये एपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना रिस्पांस दिया, स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इन इट्स ऑर्डर सैट सेड दैट रिस्पोंडेंट दैट इज एनएससी एज अ स्टॉक एक्सचेंज has jurisdiction only against its trading members and cannot issue any direction to any other entity including the appellant, जो कि यहाँ पर कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक। यानी साफ साफ बोल दिया कि देखो भैया आपका कोई हक नहीं बनता है, आपका जो भी एज अ एनएससी एज अ स्टॉक एक्सचेंज आपका जो भी हक बनता है सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर्स के ऊपर बनता है। जो लोग ट्रेडिंग पूरे सर्कल से आउट है, जिन्होंने लोन दिया है, जिनके पास शेयर गिरवी पड़ा है, वो कब शेयर बेचेंगे कब नहीं बेचेंगे उसमें आपका बोलने का कोई राइट नहीं बनता है। सिमिलरली डिपॉजिटरी ऑल्सो कैन नॉट इश्यू एनी डायरेक्शन अंडर against any other entity which is not within the jurisdiction, nor can freeze the securities which were pledged in favor of appellant। यानी साफ साफ बोल दिया कि भैया ना ही स्टॉक एक्सचेंज का कोई हक बनता है और ना ही डिपॉजिटरी का कोई हक बनता है कि थर्ड पर्सन जो कि उनके एम्बिट में नहीं आता है उसको किसी भी तरह का डायरेक्शन दे या किसी भी तरह का उनको ऑर्डर दे। ठीक है, अब ये मैटर हुआ क्या था इसको समझते हैं कि पूरा मैटर क्या था। मार्च 2008 में आर्केडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजिंग द शेयर्स प्रोवाइडेड टू द बैंक। इन दिस एग्रीमेंट इट वाज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड that Arcadia is the legal and beneficial owner of the securities and that the securities are not encumbered in any manner। यानी उन्होंने ये रिटन डिक्लेरेशन दिया था आर्केडिया ने कि इसका मालिक मैं हूं और इसमें कभी भी कोई और ओनर का इसमें दावा नहीं होगा। अराउंड दिसंबर 2020 आर्केडिया बिगैन टू डिफॉल्ट इन इट्स रीपेमेंट। पर 2020 आते आते आर्केडिया अपने पेमेंट में डिफॉल्ट करने लगा। दिसंबर 2020 से आर्केडिया बिगैन टू डिफॉल्ट इन इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड अकॉर्डिंगली द बैंक recalled the loan facility on February 15, 2021 and intimated Arcadia that they would be enforcing the pledge securities। और उन्होंने इसको बोल दिया कि हम लोग प्लेज जो सिक्योरिटी है उसको इन्वोक कर देंगे, बेच देंगे, आपको नोटिस दे देते हैं कि आप हमारा पैसा चुका दीजिए वरना वी विल इनिशिएट द क्लेम, हम लोग अपना लोन का पैसा बेच के चुका लेंगे। इन द मीन वाइल एनएससी पास्ड एन ऑर्डर इन फरवरी 2021। तो एनएससी ने 2021 में ये ऑर्डर पास किया एडवाइजिंग द बैंक नॉट टू इन्वोक द प्लेज। तो 2008 में लोन लिया था, 2020 में डिफॉल्ट किया और 2021 फरवरी में एनएससी ने उनको बोला कोटक महिंद्रा बैंक को कि नहीं नहीं आप शेयर नहीं बेच सकते क्योंकि इस शेयर का असली ओनर कौन है अभी तक ये डिसाइडेड नहीं हुआ है। तो वहां पर सीडीएसएल ने बोला था कि ये डेबिट फ्रीज हो जाएगा और इसको आप बेच नहीं सकते। पर जब उन्होंने अपील किया कोटक महिंद्रा बैंक ने तो एपीलेट ट्रिब्यूनल ने साफ साफ बोल दिया कि रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ था कि ओनर आर्केडिया ही है और अब इस बात से मुकरने से कुछ नहीं होगा और सीडीएसएल और स्टॉक एक्सचेंज का इस पे कोई हक नहीं बनता है कि वो बैंक को किसी भी तरह का ऑर्डर दे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लेजिंग ऑफ शेयर क्या होता है और इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है हमारे लिए जहां पर एग्जैक्टली समझ में आता है कि शेयर प्लेजिंग करने से कितना दिक्कत फ्यूचर में हो सकता है और सीडीएसएल का और स्टॉक एक्सचेंज का जो लेंडिंग अथॉरिटी है उस पर कितना राइट है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको कुछ जानने मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और नॉलेज तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पूरा क्लियरिटी हो कि आखिर ये प्लेजिंग होता क्या है और इसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी